नाज़रीन, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र की हेडलाइंस का। महाराष्ट्र में डांस बार दोबारा शुरू किए जाने के मामले पर अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत से मांगा जवाब। फिल्म अदाकार संजय दत्त जुमेरात को जेल से होंगे रिहा। फैंस कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। बजट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। अपोजिशन जमातें बजट पेश होने से पहले ही नाउम्मीद। रेलवे बजट में रेलवे को मिले मजीद सहूलियात। लोकल ट्रेन में सफर करने वाली खवातीन का मुतालबा। लातूर में सब इंस्पेक्टर यूनिस शेख पर हुए हमले की सीबीआई जांच का मुतालबा तेज। समाजवादी पार्टी के लीडरों ने औरंगाबाद कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में डांस बार दोबारा शुरू करने के मामले में आ रही रुकावटें को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया है कि दोबारा डांस बार खोलने के फैसले को तब्दील नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि बार मालिकान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर लाइसेंस जारी करने के मामले में रियासती पुलिस की जानिब से लगाई जा रही इजाफी शराइत की मुखालिफत की थी। अदालत ने पुलिस को 1 मार्च के पहले जवाब देने को कहा था। अर्जदाश्त में कहा गया है कि पुलिस ने लाइसेंस के लिए 26 नई शराइत लगाई हैं। कह रहे थे कि सरकार डांस बार के बारे में गंभीर नहीं है। अगर सही मानो सरकार अगर न्यायालय में अपनी भूमिका अधिक स्पष्ट रूप से अगर सामने रखती थी तो मैं समझता था कि ये बहुत बड़ा निर्णय था। सामाजिक प्रश्न को लेके निश्चित रूप में सरकार को राहत मिल सकती थी, लेकिन अभी सरकार में प्रायोरिटी नहीं ना, सरकार उसमें कोई मदद करने की सरकार की भावना नहीं है। और दूसरी तरफ जो समाज के प्रति जो मैं समझता हूँ कि डांस बार का सभी लोगों ने इसका स्वागत किया था, डांस बार बंदी का, उसको चलते अगर परमिशन देने का 1993 बम धमाकों के मुजरिम बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त 25 फरवरी को 5 साल की सजा पूरी करके रिहा हो रहे हैं। सुबह 10 बजे के करीब संजय दत्त जेल से रिहा होंगे, लेकिन उनकी रिहाई पर कई सवालात भी खड़े हो रहे हैं। उन्नीस बम धमाकों में सजा काट रहे संजय दत्त 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद 25 फरवरी को रिहा हो रहे हैं। 5 साल की सजा याफ्ता होने के बावजूद संजय दत्त सजा की मुद्दत से पहले ही रिहा हो रहे हैं। अच्छे चाल चलन की वजह से उन्हें मुकर्रर सजा से 1 साल पहले ही रिहा किया जा रहा है। दरअसल 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सजा 1 साल कम करते हुए 5 साल की सजा मुकर्रर की थी, जबकि टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को 2007 में 6 साल की सजा सुनाई थी। टाडा कोर्ट ने तभी संजय दत्त पर से टाडा भी हटा लिया था। 16 मई 2013 को संजय दत्त ने टाडा कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर किया, जिसके बाद देर रात संजय दत्त को ऑर्थर रोड जेल ले जाया गया और फिर वहां से पुणे की यरवड़ा जेल, जहां संजय दत्त ने अपनी सजा मुकम्मल की। देखिए, मैं तभी डेली न्यूज़पेपर में काम करता था और क्राइम बीट वन ऑफ द बीट्स थी जो मैं कवर करता था। तो उसी दौरान माहिम पुलिस स्टेशन में पूरी मुंबई पुलिस का जमावड़ा था और वहीं पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। सजा के दरमियान ही लगातार पैरोल और फरलो दिए जाने की वजह से संजय दत्त तनाजे में घिरे रहे। मामला हाई कोर्ट तक गया, जहां अदालत ने रियासती हुकूमत को फटकार भी लगाई। हुकूमत पर संजय दत्त से नरमी बरतने के इल्जामात भी लगे। आइए आपको बताते हैं कि संजय दत्त को कैसे और कितनी छूट मिली है। संजय दत्त की कुल सजा 5 साल यानी कुल 60 महीने मुकर्रर की गई थी। 60 महीने में संजय दत्त पहले ही 18 महीने सजा काट चुके हैं।
लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें हर महीने 7 दिन की छूट मिली, यानी 60 महीने और 7 दिन के हिसाब से कुल 420 दिनों की छूट। कानून के हिसाब से संजय दत्त को हर साल 28 दिन फरलो के तौर पर मिले। उसमें दाऊद ने खुद माना है कि मेरे भाई ने, अनीस ने, संजय दत्त के कहने पे उसको हथियार दिए। इसका मतलब संजय दत्त ने अनीस से हथियार मांगे थे और अनीस ने वो हथियार संजय दत्त को दिए। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो संजय दत्त को छुट्टियां मिलनी बंद हो गई। बहरहाल तमाम तनाज़ात के दरमियान अपने गुनाहों की सजा काटकर अब संजय दत्त जेल से रिहा हो रहे हैं, जिसके इस्तकबाल के लिए पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस तैयार हैं। उम्मीद है संजय दत्त ने अपने गुनाहों और सजा को ध्यान में रखते हुए इससे सबक जरूर लिया होगा। फैजान खान, ETV न्यूज, मुंबई। तो फिल्म अदाकार संजय दत्त जुमेरात को जेल से रिहा हो रहे हैं। जेल से रिहा होते वक्त संजय दत्त 440 रुपए लेकर बाहर आएंगे। जेल अफसरान की माने तो संजय दत्त पेपर बैग और रेडियो जॉकी का काम किया करते थे। पुणे के यरवड़ा जेल में बंद होने के बाद संजय दत्त को सबसे पहले कागज के बैग बनाने का काम दिया गया, जिसके लिए संजय दत्त को मजदूरी के तौर पर 50 रुपए रोजाना दिए जाते थे। साथ ही धीरे धीरे संजय दत्त ने जेल में रेडियो जॉकी का काम भी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिल्मी गानों पर कैदियों का मन बहलाने लगे। आमतौर पर संजय दत्त जेल में रोजाना सुबह 5 बजे जाग जाते हैं और कैदियों के साथ एक्सरसाइज करते हैं और दोपहर के वक्त कागज के बैग भी बनाया करते हैं। संजय दत्त का ये सिलसिला जेल में 25 फरवरी तक चलने वाला है और जब जुमेरात को संजय दत्त जेल से बाहर आएंगे तो मजदूरी के तौर पर जेल में कमाया हुआ अपने मेहनत के 440 रुपए लेकर बाहर निकलेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि जब वो जेल से बाहर आते हैं तो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किस अंदाज में करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब बात लातूर की करेंगे तो लातूर में पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हुए हमले की CBI जांच का मुतालबा तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडरों ने औरंगाबाद में कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर रियासत में बढ़ती फिरका परस्ती के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया गया। समाजवादी पार्टी के लीडरों ने दहशत फैलाने वाले अफराद के खिलाफ मकोका लगाने का भी मुतालबा किया। पानगांव पुलिस चौकी में रेनापुर तालुका लातूर जिले के अंदर जो अपनी ड्यूटी दे रहे थे शेख यूनुस साहब, इनके ऊपर जातिवादी जो गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने जो हमला किया उसमें वो शदीद जख्मी हो गए। समाजवादी पार्टी की ओर से डिमांड की जाती है कि उन हमलावरों के ऊपर एट्रोसिटी के तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए और उनके CBI। तो महाराष्ट्र पुलिस के साबिक ACP शमशेर खान पठान ने लातूर में ASI यूनुस शेख के साथ पेश आए वाकये की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट की कोताहियों का नतीजा है। शमशेर खान के मुताबिक इस शर्मनाक वाकये पर हुकूमत ने गर सख्त कदम नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं जब हर एक पुलिस वालों के साथ ऐसा ही रवैया होना शुरू हो जाएगा। ये रवैया आज तक भी नहीं हुआ है और ये सब वजह है ये हिंदुत्ववादी ताकत जो है ये अपना प्रचार जोरों में करे। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है डिपार्टमेंट की और डिपार्टमेंट ने इस चीज का बदला लेना चाहिए। आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे हालात में सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र को भी इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। रियासत महाराष्ट्र को इस बजट से क्या मिलेगा, इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मोदी हुकूमत से महाराष्ट्र को क्या मिलेगा इस साल के बजट में, इसे लेकर सभी की निगाहें लगी हैं। 25 तारीख को रेल बजट और 29 को आम बजट है और ऐसे में जब वजीर रेल महाराष्ट्र से हैं तो लोगों की निगाहें उन पर टिक गई हैं। साथ ही आम बजट से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए हुकूमत बेहतर स्कीम ला सकती है। महाराष्ट्र हुकूमत को भी उम्मीद है कि रेल बजट में मुंबई को इस बार बेहतर सहूलियात मिलेंगी। सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी के इसलिए नहीं, लेकिन मोदी सरकार ये दूसरे बजट में महाराष्ट्र को अच्छी अमाउंट देगी और विशेष रूप से रेलवे पर अच्छी अमाउंट देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन को कोई खास उम्मीद नहीं है कि हुकूमत आम लोगों के मुफाद में कोई फैसला करेगी।
काश्तकारों को लेकर हुकूमत क्या फैसले करती है, इस पर भी अपोजिशन की निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही रेलवे में बढ़ते हादसात से निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या क्या स्कीमें हैं, इस पर भी सबकी निगाह है। एनसीपी के लीडर और साबिक असेंबली स्पीकर दिलीप वलसे पाटिल भी मानते हैं कि रेल बजट में हमेशा महाराष्ट्र की अनदेखी की गई है, लेकिन इस बार ये उम्मीद जरूर की जाती है कि बीजेपी हुकूमत महाराष्ट्र को नहीं भूलेगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि सर ये बजट से तो कुछ लोगों को राहत मिलने की तो कोई असर तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हालात जो पैदा हुए हैं देश में पिछले 1.5 साल में, मैं समझता हूँ कि उसके चलते निश्चित रूप में बजट में से ज़्यादा कोई मिलने की तो गुंजाइश है ही नहीं। तो खवातीन की सलामती को लेकर महकमे रेल के बड़े बड़े दावे हैं। इस बार रेल बजट में इन दावों पर कितना अमल होता है, इसको लेकर लोकल ट्रेन में सफर करने वाली खवातीन को भी बेसब्री से इंतजार है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने मुंबई में 2 अलग अलग जगहों पर इन खवातीन से बातचीत की है। लाइन कही जाने वाली लोकल में सफ़र करने वाले मुंबईकरों को इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीद है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ मुंबईकर हमारे साथ हैं जो रोजाना लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। इस बार रेल मंत्री सुरेश प्रभु से क्या उम्मीदें हैं इनकी, जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोकल में सफ़र करते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या इस बार खास होना चाहिए मुंबईकरों के लिए? साफ सफाई नहीं, विंडो बराबर नहीं, दरवाज़ा लॉक होते, सब कुछ, और गर्दी तो बहुत है। कि हम जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, ट्रेन 20 सेकंड के लिए रुकती है स्टैंड पे, और जो बुजुर्ग आदमी है सीट पे से खड़ा होकर के डोर के पास आएगा तब तो ट्रेन का छूटने का टाइम हो जाता है। कहना चाहता हूँ कि ट्रेन थोड़ा बढ़ाई जाए। सुबह हम लोग जब चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तानी बॉर्डर पे जा रहे हैं लड़ाई करने। मुंबई की लोकल में सफ़र करने वाली महिला कितनी सुरक्षित है और ये महिलाएं क्या उम्मीद करती हैं रेल बजट से, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रोजाना रेल से सफ़र करती हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप सफ़र करती हैं लोकल में, क्या उम्मीद है रेल बजट को लेकर? और बच्चों के लिए जो हाफ टिकट था वो फुल टिकट किया है, वो नहीं करना चाहिए। हार्बर लाइन में था तभी 9:30 हो गया था, पर फर्स्ट क्लास में एक भी पुलिस नहीं था, तो आई वॉज अलोन, तो थोड़ा अनसिक्योर फील हुआ। मुंबई की महिलाएं हैं जो रोजाना लोकल में सफ़र करती हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि महिला बोगी में खास तौर पर 24 घंटे महिला सिक्योरिटी के तौर पर कोई महिला पुलिसकर्मी हो, साथ ही खास ध्यान दिया जाए लोकल में। और दूसरी बात की जो फ्रिक्वेंसी है ट्रेन की वो काफ़ी बढ़ाई जाए ताकि सफ़र करते वक्त महिलाएं सुरक्षित रहें। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, ETV न्यूज़, मुंबई। पुणे में पिंपरी के कदलुआड़ी में एक कारखाने में आग लग गई। पूरा कारखाना जलकर खाक हो गया। आसपास की दुकानें भी इसकी जद में आ गईं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुंबई से मुंसलिक भिवंडी इलाके के पसाडेम पर पिकनिक मनाने गए 2 लड़कों की पानी में डूबकर मौत हो गई। मकामी पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने तलाश शुरू कर दी। बाद में इन दोनों की लाश बरामद हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ के तहत मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुंबई से करीब पालघर जिले की नाला सुपारा में पुलिस ने तावान मांगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार मुलजिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने डॉक्टर और कुछ कारोबारियों से 20 लाख की तावान तलब की थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से मुख्तलिफ बैंक के 10 ATM कार्ड और 21 सिम कार्ड समेत 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। रियासती वजीर एकनाथ खड़से ने वक्फ बोर्ड में 1 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में FIR दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया है। खड़से ने ETV से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में रोनमा होने वाले दिगर घोटालों की भी जांच के लिए हुकूमत कमर बस्ता है। अमरावती कमिश्नर दफ्तर के सामने एनसीपी के हजारों कारकुनों ने एहतजाज दर्ज किया। इस एहतजाज में विदर्भ में मुसलसल हो रही किसानों की खुदकुशी के मसले को हल करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन और विदर्भ के 5 अजला को सूखा मुतासर होने का ऐलान किया जाए, इस बात का भी मुतालबा किया गया।
मुंब्रा में पीस पार्टी के मातहत छोटी सियासी जमातों ने मुत्तहदा इजलास मुनक्किद किया और ऐलान किया गया कि आइंदा इंतखाबात में वो एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हुए फिरका परस्त ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखेंगे। इस इजलास में पीस पार्टी, मुस्लिम लीग, अवामी विकास पार्टी व दीगर के नुमाइंदों ने शिरकत की। नांदेड़ शहर के कयूम प्लॉट इलाके में चलाए जाने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में तलबा ने एक अनोखा तजुर्बा किया है, जिसके तहत बच्चों ने स्कूल में बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक बैंक कायम किया है। बच्चों के जरिए कायम किए गए इस बैंक को कुडी बैंक का नाम दिया गया है। कुडी बैंक में 100 से ज्यादा बच्चों ने अपने अकाउंट भी खोले हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो कर्नाटक की खबरों का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। आईएस के नापाक अज़ैम से बाखबर करने के लिए एसआईओ की ऑनलाइन मुहिम, कल से इस मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। सिद्धरामैया की जेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत के घर जाने का वक्त करीब आ चुका। कर्नाटक बीजेपी अक़लियती मोर्चा के नायब सदर अमीनुद्दीन का बयान। भटकल के छठी जमात के 11 साला तालिबे इल्म अब्दुल कादिर काजी ने कुरान हिफ्ज करने का कारनामा अंजाम दिया। अपने स्कूल के दिगर असरी मज़ामीन पढ़ते हुए ये कारनामा अंजाम दिया। कर्नाटक के अवाम को रेल बजट से काफी तवक्कात, गुलबर्गा से बेंगलुरु तक शताब्दी एक्सप्रेस की मांग। और अब खबरों की तफसील। दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस की काली करतूतों को उजागर करने और मुस्लिम नौजवानों को दाइश की नापाक अज़ैम से बाखबर करने के लिए अब ऑनलाइन मुहिम चलाई जाएगी। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कर्नाटक शाख के तहत इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कल से इस मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए बाज नौजवानों के दहशतगर्दाना तंजीम आईएसआईएस के झांसे में आने की खबरों के बाद बेंगलुरु में तलबा की तंजीम एसआईओ ने ऑनलाइन मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इस मुहिम के जरिए आईएस की हरकतों, साजिशों और इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों को उजागर किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आईएस का इस्लाम से कतई ताल्लुक नहीं है। इस तंजीम के नापाक अज़ाइम से हर नौजवान को वाकिफ होना चाहिए। ये स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक हफ्ता भर का ऑनलाइन कैंपेन इस वक्त मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि इस्लामिक स्टेट इस वक्त जिन हरकत में मुलविस है, दहशतगर्दी हो, ख़वातीन पर मज़ालिम हो, दीगर मज़ाहिब के मानने वालों पर जुल्म हो और क़त्ल व गारतगिरी हो, इसका इस्लाम में कोई जवाज़ नहीं है। आईएसआईएस के खिलाफ शुरू होने वाली ऑनलाइन मुहिम में बेंगलुरु के उलमाए इकराम के बयानात, मज़ामीन और बेदारी पैदा करने वाला मवाद शामिल है। एसआईओ ने मुस्लिम नौजवानों से अपील की है कि वो नाम नहाद मुस्लिम तंजीमों की साजिशों को समझें। बहुत सारे हम भी कुछ कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं आईसीसी के खिलाफ क्या क्या है, तो उसको भी हम सोशल मीडिया इस पर, इंटरनेट में इस पर भी शेयर कर रहे हैं। और कार्टून्स आजकल बहुत बड़ी टूल है कार्टून, और कार्टून के ज़रिए से भी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। और ट्विटर हैशटैग भी दहशतगर्दी को लेकर हो या इस्लाम के नाम पर की जाने वाली हरकतें हों, उसके मुताल्लिक़ हम खुद अपने आप को बाखबर रखें, उलमा से इस मामले में तफसीलात मालूम करें कि ये जो है जो हो रही है हरकत, ये इस्लाम के नाम पर जो की जा रही है, कहाँ तक इस्लाम इसकी तालीमात की जो है ये करता है और कहाँ तक इसकी मजम्मत करता है, ये तमाम चीज़ों की मालूमात जो है से बाखबर रहें नौजवान, हम यही चाहते हैं। एसआईओ के अहदेदारों ने कहा कि आईएसआईएस कुरान की आयतों की गलत तशरीह पेश कर रहे हैं। इसके जरिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इस संगीन मसले के खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के दीगर जराए पर बेदारी मवाद अपलोड किया जा रहा है। एसआईओ की यह खुसूसी ऑनलाइन मुहिम 6 मार्च तक जारी रहेगी। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु।
भटकल के नौनिहाल सेंट्रल स्कूल में छठी जमात के 11 साल तालिब इल्म अब्दुल कादिर काजी ने अपने स्कूल के दीगर असरी मज़ामीन पढ़ते हुए कुरान हिफ्ज करने का कारनामा अंजाम दिया है। बच्चे के इस कारनामे पर वालिदैन खुश हैं और इनकी उस्तानी ने अगरचे कैमरे के सामने आने से माजरत की, मगर तफसीलात बताते हुए कहा कि 2 साल के वक्फे में इस तालिब इल्म ने ये कारनामा अंजाम दिया है। वाज़ेह है कि शहर भटकल का नौनिहाल स्कूल असरी उलूम के साथ हिफ्ज क्लासेस का आगाज करने के बाद दीगर स्कूलों में नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। अब्दुल कादिर औदा। किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? छठी क्लास। छठी क्लास में। आपने कब हिफ्ज शुरू किया था? चौथी क्लास। चौथी क्लास से। कहाँ से आपको ये शौक पैदा हुआ? अम्मी बोलते रहते। आप कुरान सुना सकते हैं अभी? कुरान की सूरह हश्र की आखिरी आयत सुना, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। भटकल की इमाम बुखारी मस्जिद में मरकज इब्न हिज्र इस्क़लानी के ज़ेर एहतमाम कुरान और साइंस के उन्वान पर एक तौसीई खुतबे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद शुएब सैयद ने अपने बेहतरीन अंदाज में सामीन के सामने कुरान के मौजज़ाती पहलुओं को बयान किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कुरान ने जिन हक़ाइक़ का सदियों पहले इंकशाफ किया था, साइंस आज भी इसको समझने से कासिर है। इस मौके पर अवाम की खासी तादाद मौजूद थी। कर्नाटक बीजेपी अकलियती मोर्चे के नायब सदर अमीनुद्दीन ने कहा है कि रियासत में आपसी दरमिया ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत के घर जाने का वक्त करीब आ चुका है। अमीनुद्दीन जिला पंचायत और तालुका पंचायत के इंतखाबात में जिले में बीजेपी को पहला मकाम हासिल होने पर आवाम से इजहार तशक्कुर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात, जिला पंचायत और तालुका पंचायत इंतखाबात में बीजेपी कामयाबी से वाज़ेह हो जाता है कि दीगर तबकात के साथ साथ मुसलमान भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट बनी, उसके उनके जो हमारी गुज़श्ता पर जो बीजेपी गवर्नमेंट येडियुरप्पा की बनी थी, उससे जो फायदा उठाए किसानों को, अक्सरियत को, अक़लियत को जो भी फायदा हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार जिला पंचायत इलेक्शन में बीजेपी को पब्लिक साथ दी है कंप्लीट। यादगीर को जिले का नाम का ऐलान होकर 6 साल का अरसा हो चुका है। इसके बावजूद अब तक इस जिले की तरक्की नहीं हो पाई है। कई एक्सप्रेस ट्रेनें यहां से गुजरती हैं लेकिन रुकती नहीं हैं। साबिका हुकूमतों ने अपने बजट में नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान किया था, अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। मकामी लोगों ने मरकज से अपील की है कि इस बार के बजट में यादगीर जिले के लिए नए मंसूबे नाफिज किए जाएं। वज़ीर रेल सुरेश प्रभु जुमेरात को अपना दूसरा रेल बजट पेश करने वाले हैं। हैदराबाद कर्नाटक की आवाम को उम्मीद है कि इस बार उनकी ज़रूरतों का ज़रूर ख्याल रखा जाएगा। तो आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। आदाब। हैदराबाद कर्नाटक का इलाका रोज़े अव्वल से ही पटरियों से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद इलाके को वो तरक्की नहीं मिल पाई जिसका वो मुस्तहिक था। तवक्को की जा रही है कि इस बार के रेलवे बजट में गुलबर्गा को रेलवे डिवीजन हेडक्वार्टर का दर्जा दिया जाएगा। 2013 में उस वक्त के वजीर रेल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया था, लेकिन ये ऐलान अभी तक पेशरफ्त नहीं कर पाया है। यकीनी बहुत दिनों से ड्यू है, गुलबर्गा को डिवीज़न की हैसियत से डिक्लेयर करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि यकीनन जो है डिवीज़न डिक्लेयर होगा। इतना ही नहीं, हैदराबाद कर्नाटक के कई एक प्रोजेक्ट्स इल्तवा का शिकार है, जिसमें गुलबर्गा बीदर रेलवे लाइन, वाड़ी गदग रेलवे लाइन भी शामिल है। गुलबर्गा से बेंगलुरु कई मुसाफिरीन सफर करते हैं, जिसकी वजह से इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों में भीड़ ज्यादा रहती है। मुसाफिरीन गुलबर्गा बेंगलुरु रूट पर शताब्दी एक्सप्रेस मुतारुफ कराने का मुतालबा कर रहे हैं। गुलबर्गा से बेंगलोर के लिए काफी भीड़ होती है, अगर शताब्दी स्टार्ट हो गुलबर्गा से हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, और फेयर्स अगर नहीं बढ़ाए That will also be helpful. गुंडकल से सोलापुर के दरमियान की लाइन डबल करने और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना भी एक ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट है। हैदराबाद कर्नाटक के अवाम ने इस बार उम्मीद जाहिर की है कि वजीर रेल जरूर इलाके के मुतालबात की यकसुई करेंगे। ETV न्यूज़, गुलबर्गा।